तो जय महाकाल से भाई को। और मुझे विश्वास है कि आप सब जो है पूरी जोशो खरोश के साथ, पूरी लगन के साथ अब अपनी तैयारी को जो है दाग दे रहे हैं, उसे जारी रखे हुए हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और मिशन विजयी के तहत जो भी क्वेश्चंस को, जो ज्यादा प्रोमिनेंट जो क्वेश्चंस आते हैं जिस सेक्शन से, तो क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस आप लोगों को मैंने करा दी है। वो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, वो बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो। बच्चे जो हमारे हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है ना, और पॉलिटी तो करीब करीब समझो है ना, जहाँ से क्वेश्चन आने होते हैं, है ना। तो क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा एक अपना अनुभव है, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि और आपसे ज्यादा पूछेगा। और बिल्कुल उसी भर पे है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है आपको प्रेशर नहीं लेनी है। पता है, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया है ना, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, वैसा बिल्कुल मत करो। आप सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ और वहां पे ना देखो आप कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस सेक्शन से पूछे गए हैं। पॉलिटी के किस सेक्शन से, पॉलिटी जो है हमारा, तो पॉलिटी के किस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं ज्यादा आए हैं। ज्योग्राफी का जो कौन सा सेक्शन है या चैप्टर है वहां जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है ना। तो इस तरह से ना आप ना अपने आप को तैयार करो, तब वो किसी भी, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपकी मतलब तैयारी भी एक स्मार्ट वर्क वो होता है न, किसी दिन आप पढ़ रहे हैं हर कुछ पढ़ रहे हैं। वो क्या होगा कि आप, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी भी शब्द को, सेंटेंस को, किसी जानकारी को सहज रूप से आपको लगेगा कि हाँ अभी तो मैंने पढ़ा, बिल्कुल याद है, लेकिन आप भूल जाओगे। इसलिए ये सब तकनीक जो है अपनाई जाती है कि क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि आपके पास चीजें जितनी सीमित होंगी, है ना, उतना बार आप उसको पढ़ोगे और जितना बार पढ़ोगे उस ढंग से चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। आप ना बिल्कुल स्पष्ट होगी चीजें तो क्या होगा, आप तार्किक हो जाओगे, है ना, तो ऑटोमेटिक चीजें समझने लगती हैं। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा खोजी बनो, थोड़ा ना अपना दिमाग लगाओ, स्मार्ट बनो, है ना। और इस ढंग से तैयारी होती है ताकि कम समय में तैयारी भी अच्छी हो, स्कोर भी आपका अच्छा हो। ठीक है, हर कुछ पढ़ने के चक्कर में पता होता है पॉलिटी अच्छा हुआ तो ज्योग्राफी खराब, ज्योग्राफी अच्छा हुआ तो हिस्ट्री का, हिस्ट्री अच्छा हुआ तो करंट का। ये नहीं, तो ऐसा करना है कि ना छोड़ना किसी को नहीं है। पहले भी मैंने बोला था कि आपको जो है सबको एक साथ लेके चलना है। हाँ, ऐसा नहीं कि 10 दिन तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 10 दिन तक जो, ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना, है ना। ये बिल्कुल उनके लिए है जो बिल्कुल नए नए जो बच्चे हैं ना, और जो भी अपना चाहते हैं सिलेक्शन जल्द से जल्द, तो वो तो इस टेक्निक को बिल्कुल ना अपना। हाँ, जो नए बच्चे हैं, देखो अपना अपना ना एक रास्ता होता है, रास्ते कई रास्ते हैं। आपको कैसे सफलता मिलेगी, रास्ते कई रास्ते हैं। और सब रास्ता जो है बड़ा सटीक, तो जब आपको 2 4 5 साल जब, क्योंकि आपने मेहनत किया हुआ होता है ना, तो आपको पता है कि कोई भी एग्जाम को कैसे निकल सकता है। चाहे वो रेलवे का हो तो रेलवे को कैसे निकाला जा सकता है, बैंकिंग का हो तो बैंकिंग को कैसा निकाला जा सकता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो तो कैसे निकाला जा सकता है। ये ना एक म्यूच्योर, और खास करके वो लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे जो सेल्फ स्टडी जिन्होंने किया है, इन्होंने क्वेश्चन को पकड़ा जो थोड़ा डाइवर्स किस्म के हो, जो ना थोड़ा सा डाइवर्स हो उनका जो माइंड हो। कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन इस ढंग से पूछे, खुद ऐसा फ्रेम करे, तो शायद यूपीएससी भी ना कर पाए, है ना। तो यूपीएससी भी कहीं ना कहीं वो एक तार्किक, ज्यादा तार्किक माइंड होता है उनके पास, और वो काफी ज्यादा डाइवर्स होते हैं। तो ऐसे लोग यदि आपको जो कुछ बातें बतलाएं, समझाए ना, तो बातों को समझा करो और उस पर ना थोड़ा मनन किया करो। और अपनी कार्यशैली को, यदि आप बिल्कुल अपने ढंग पे चल रहे हो तो हो सकता है उसमें समय ज्यादा लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सफलता ना मिलेगी या फिर बिल्कुल कम चांसेस है, लेकिन हाँ थोड़ा ना लॉजिकली काम करो, है ना, किसी सब्जेक्ट को, है ना, टॉपिक को जो है। मैंने क्या कहा था आपको, क्या पीटी के लिए क्या जरूरी है, पीटी में कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है ना, जहां जहां कॉन्सेप्ट बेस, और क्या अभ्यास, क्वेश्चन का अभ्यास जितना ज्यादा। करंट के लिए आपको चूजी बनना है ना, एक से काम नहीं चलेगा। और इस पे खुद जो है जहां तहां से जो भी अच्छा मिले उसमें, मतलब चाहे पेपर से, न्यूज का जो सुन रहे हो, न्यूज वगैरह, डीडी न्यूज वगैरह फॉलो करो वहां से, है ना। कोई यदि आप मैगजीन भी फॉलो करते हो वहां से, और सारी चीजें आप मोबाइल से आराम से कर सकते हैं। अभी सच में पता है, अभी हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन है, इतने ज्यादा संसाधन है। एक मोबाइल और नेट कनेक्शन ही सच में देखा है ना काफी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना। अभी मैं तो बोलूंगा ना, तो बुक की जरूरत है,
न तो कहीं आने जाने ज्यादा पैसा ज्यादा है ना लेकिन क्या है कि हमारे पास इतनी सुविधा है, इतने संसाधन है, इकोनॉमी का ऐसा विस्तार है, तो इस जटिलता को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप जिस ऐसे भी लेकिन जिस ढंग से भी तैयारी करो आप करो, और थोड़ा जहां भी रहो, भले आप दिल्ली में रहो, पटना में रहो, गया रहो, कहीं से भी आप अपनी तैयारी को कर रहे हो, तो क्या है आप ना थोड़ा अपने ऊपर है ना, खुद के कार्यों को अपने दिमाग के मतलब ना कैसे आप अपने मस्तिष्क को दिमाग को यूज कर रहे हैं, क्या करना है नहीं करना, थोड़ा खुद भी लॉजिक बनो। हाँ, लॉजिकल अप्रोच को एक्सेप्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो लॉजिकल बनो। क्योंकि रेशनल बनना कोई खराब चीज नहीं है, हाँ, लेकिन विश्वास एक चीज है। मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज में जो तर्क होता है अच्छा नहीं होता है ना, हर चीज में तार्किक ही मत बनो, है ना। जहाँ पे आस्था की चीज है, विश्वास की चीज है ना, तार्किकता, वहां पे ज्यादा तार्किक मत बनो, मत दिखाओ। हाँ, लोगों को तुम समझा सकते हो, जागरूक बना सकते हो, सही है ना, वहां पे ठीक है तार्किकता, लेकिन हर चीज में तार्किक बनना आपकी मूर्खता है, आप लोगों को कमजोर करोगे, वो ना ईर्ष्या द्वेष की भावना वहां पे पनपेगी। तो आज मैं जो बात करूंगा आपसे, तो आर्टिकल 18 तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 18 तक हम लोग देखा था। उसके बाद आर्टिकल जो 19 है हमारा, 19 से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको मालूम है कि जो फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल जो राइट्स है ना, वो कौन सा हमारे पार्ट 3 में है। हाँ, ये मैग्ना कार्ट कहा जाता है हमारा, क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्ट, भारत का मैग्ना कार्ट है फंडामेंटल राइट। और चूंकि जिस तरह से हम अपने फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य हैं, मौलिक जो कर्तव्य हैं, उनके लिए भी लड़ना चाहिए। ये जो राइट्स की बातें आई हैं, पता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से, है ना। और आर्टिकल 12 से 35 जो है इसकी व्याख्या करता है हमारे जो अधिकार हैं उसकी, है ना। भाग ऑलरेडी आपको बताया जा चुका, भाग 3, संविधान का भाग 3 में, है ना। कुछ जो, तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है, एक्चुअल में आर्टिकल 19 में जो है एक 6 अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 19 जो बात करता है हमारा इसकी, ये कहीं ना कहीं आपको 6 अधिकार जो कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता से संबंधित है, 6 अधिकार हैं इसमें सम्मिलित, जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से संबंधित है ना। तो आप ए बी सी डी ई एफ भी देख सकते हैं के रूप में देख सकते हैं, या 1 2 जैसे भी है ना। तो इसमें 6 अधिकार क्या क्या है। पहला जो इसमें अधिकार दिया गया है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दिया गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलने का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है बोलने का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को क्या है तर्क संगत बातें या करने का क्या है, या अपना चाहे उसका अपना दर्शन हो, अपनी सोच हो, है ना, अपनी प्रतिभा हो, है ना, चाहे कला हो, वो व्यक्त कर सकता है ना, वो व्यक्त कर सकता है। लेकिन हाँ, क्या है कि हर चीज में क्या है कि हम एक अंकुश भी जरूरी है। अब ऐसी उसकी कोई हरकत ना हो जो हमारी एकता या संप्रभुता, है ना, हमारी इंटीग्रिटी को या सॉवर्निटी को क्या करे, वो खंडित करे, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो आर्टिकल 19 का 1 क्या है हमारा, या ये बोल दो 1 क्या है हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसमें दूसरा जो है हमारा क्या है, इसमें हमारा दूसरा क्या है, जो दूसरा जो है इसमें है शांतिपूर्वक जो है कोई भी व्यक्ति जो है बिल्कुल सम्मेलन कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्या है कि आप बिल्कुल पीसफुली कहीं भी जाइए, सम्मेलन कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है ना। लेकिन इसमें है क्या, आपको हथियार नहीं इकट्ठे करने, वहां पे आप सम्मेलन कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, लेकिन क्या है वहां पे आपको वेपन्स नहीं ले जाने, क्या है, वेपन्स अलाउड नहीं है। आप हथियार रख करके वहां पे है सम्मेलन करोगे संगठित होकर के, है ना। इसमें क्या कहा गया है, आपको भी पब्लिक ऐसा कोई है, सम्मेलन है, सिटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना हथियार के, है ना।
इसमें लेकिन क्या है, इसमें हड़ताल का जो है अधिकार शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। शांतिपूर्वक सम्मेलन में क्या है, हड़ताल का अधिकार नहीं है शामिल। ठीक है, इसमें दो फिर इसे भी प्रतिबंध है ना, आप कोई भी ऐसा कार्य ना करो, है ना, कि अब सार्वजनिक रूप से जाओ हथियार वगैरह पूरा लहराओ एकदम, है ना, इनकलाब जिंदाबाद, गोलियां चलाओ, तो ऐसी बात है ना, नहीं हो सकती। और धारा जो है ना 144 आपको पता है, किसी भी संगठित जो है बैठक को किसी व्यवधान के खतरे तक रोक सकता है ना, देखते हो ना, धारा 144 लगा दिया जाता है यदि वैसा कुछ अंदेशा हो, आशंका हो कि कोई जो है जाति विशेष, संप्रदाय विशेष या कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, असामाजिक तत्व जो ऐसी हरकत को अंजाम दे सकते हैं, तो है ना वहां पर देखा जाता है ना, धारा 144 लगा दिया जाता है ना। और धारा 141 के तक क्या होता है, धारा 144 तो आपने सुना है, और उसी तरह का धारा 141 होता है। धारा 141 लग गया तो क्या होगा कि 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो जाएगा। क्या होगा, जहां 5 लोग हुए या उससे ज्यादा, तो उसको क्या किया जाता है, गैर कानूनी कर दिया जाता है। यानी लोग कभी गुटबाजी में या ग्रुपिंग में उनको जो है इधर उधर जाना क्या है, बिल्कुल मना हो जाता है ना। तीसरा जो अधिकार है इसमें, आप जो है ना अपना कमेटी फॉर्म कर सकते हैं ना, कॉर्पोरेशन बना सकते हैं आप, जैसे सरकारी समितियां हैं ना, तो संघ बनाने का आपको अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है ना। तो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कह दिए हैं, है ना, कि जो सार्वजनिक जो संगठन है उनका क्या है कि उनको जो है ना कोई अधिकार नहीं है हड़ताल करने का, तालाबंदी करने का, है ना, इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। जी, जो हड़ताल करते हैं ना बात बात के लोग, शटडाउन, तो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना, उच्चतम न्यायालय भी इस पे पाबंदी लगाते हैं हमारा। फिर जो है इसके बाद हमारा क्या है, चौथा, आप पूरे देश में कहीं भी जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कहीं भी संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। लेकिन एक किसके लिए है, नागरिक के लिए है ना, नागरिकों के लिए है। लेकिन इसमें ना कुछ जो है दो प्रतिबंध लगाया गया है ना, क्या, जैसे कि कुछ ऐसे भी है ना, सामाजिक तो बोलो या फिर बोलो कि एक इकोनॉमी का इतना ज्यादा है ना, जिस तरह से भोग विलासता, है ना, लेकिन भोग विलासता ये अभी की बात नहीं है, ये जब से हम देखें तो ये प्राचीन प्राचीन समय से ही ऐसी चीजें रही हैं समाज में, जो हाँ थोड़ा असामाजिक तो लगता है, लेकिन वो प्रवृत्ति प्राचीन समय से ही रही है। और यहाँ तक तो हम अपने धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक कर्म कानून देखते हैं तो कहीं ना कहीं है ना वो चीज वहां भी है। तो अब इसको, हाँ, लेकिन सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए इन चीजों को प्रतिबंधित किया जाता है ना, प्रोविजन लगाना प्रोहिबिट किया जाता है। तो दो प्रतिबंध क्या है इसमें, पहला जो है किसी, जैसे जो अब कोई प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब आप समझ लो जो रेड लाइट एरियाज होते हैं, यानी एक जो वेश्या है मान लो, या फिर एक कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ संचरण, है ना, तो क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति खुले रूप से कहीं भी जाएंगे, उनका संचरण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और तो ऐसे में क्या हो सकता है, एक हाँ महामारी फैल सकती है ना, स्वास्थ्य का खतरा उत्पन्न हो सकता है ना, जैसे कोरोना के समय में ही देख लो, है ना, तो जो भी क्या था उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, है ना, तो ये सारी समस्याएं कुछ हैं, प्रतिबंध लगाया जाता है स्थिति को परख करके देख करके, है ना। अब देखो, देश के बाहर घूमने का जो अधिकार की बात की जाए तो वो कौन सा आर्टिकल को है हमारा, यदि आपको फॉरेन जाना है, देश के बाहर जाना है, तो आर्टिकल 21 है ना, इस पे केस भी चला था है ना काफी ज्यादा। आंतरिक देश, जब मान लो देश के अंदर की बात हो तो आर्टिकल 19 में, जहां पे हम लोग अभी ये सारी बातें डील कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद जो हमारा पांचवा है तो निवास का अधिकार है। निवास मतलब कहीं भी आप जा करके अपना घर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, रेंट पे भी रह सकते हैं, है ना, निवास का अधिकार, यानी कि रेसिडेंसी की गारंटी दी जाती है ना, रेसिडेंट की गारंटी आपको दी जाती है। अब लेकिन इसमें भी क्या होता है, अब मान लो कोई जनजाति, एस सी एस टी का जो है ना, अनुसूचित जनजाति का कोई बहुत ज्यादा इलाका है, ट्राइबल एरिया, तो वहां पे प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि उनके जो है हित को ठेस न पहुंचे, उनका जो मैटर हो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, उनके विरुद्ध न चला जाए। तो ऐसे मामले पे कुछ क्या है, वहां पे प्रोहिबिट किया जाता है, रोक लगाई जाती है ना। अब
इसी जैसे है ना, अभी बताया कोई पेशेवर अपराधी है ना, पेशेवर है ना, एकदम प्रोफेशनल किलर टाइप का, प्रोफेशनल क्रिमिनल है ना, कोई प्रोस्टिट्यूट है, तो उन लोगों को थोड़ा ना प्रतिबंध लगाया जाता है उनके ऊपर, है ना। अब आपको जो लास्ट इसमें दिया गया है छठा हमारा, आपको बिजनेस व्यापार है ना वृत्ति करने का अधिकार। आप कोई भी नागरिक है देश के किसी भी कोने में कहीं भी जाकर के अपनी रोजी रोटी के लिए क्या कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार शुरू करने का अधिकार है उसे, है ना। अब ये तो हो गया, इसमें कुछ 21 प्रतिबंध लगते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा आर्टिकल 19 में आपने देखा क्या क्या था आर्टिकल 19 हमारा, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। फिर शांतिपूर्वक क्या था, बिल्कुल पीसफुली आप जो है कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट थर्ड वन वॉज क्या था हमारा संगम, है ना, आप जो है कोऑपरेटिव बना सकते हैं, अपने संगठन बना सकते हैं, है ना। चौथा क्या था, आप फ्रीली हैं, है ना, आप कहीं भी जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। आर्टिकल 19 के तहत देश के अंदर, आर्टिकल 21 के तहत विदेश में, है ना, जा सकते हैं आप। निवास का अधिकार है हमारा 5 नंबर पे, है ना, कहीं भी जाकर के आप निवास कर सकते हैं, चाहे आप किराए पर रहें या फिर मकान मालिक के रूप में रहें, आपको अधिकार दिया जाता है। फिर हमारा क्या है, वृत्ति अपनाने के ऊपर, है ना, आप जो है बिजनेस व्यापार कर सकते हैं कहीं भी। तो ये थे आर्टिकल 19 के अंतर्गत। क्लियर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट आर्टिकल आई एम गोइंग टू डील विथ यू, दैट इज आर्टिकल 20, है ना, दैट इज आर्टिकल 20। So the provision mentioned under Article 20, Article 20, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें ना 3 तरह की व्यवस्था शामिल की है ना, देर आर 3 प्रोविजंस, है ना, ऑलरेडी देर आर मेड 3 प्रोविजन अंडर दिस आर्टिकल, देर आर मेड 3 प्रोविजन अंडर दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल 20 में क्या हमारा 3 व्यवस्था बनाया गया है ना। अब क्या है ना कि कोई व्यक्ति मान लो, इसमें पहला है कि किसी भी कानून की है ना सजा नहीं जाएगी, कोई पहले से मान लो कोई कानून के लिए कोई सजा था, तो उसके लिए कोई अब जो है सजा नहीं दी जाएगी, है ना। यदि मान लो अब वो नहीं है और पहले वो था कि इसके लिए सजा, और अभी मान लो तत्काल में वो उस कानून में नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, उस पर नहीं है कानून है, तो वैसा नहीं है कि उसके लिए आपको सजा दी जाएगी, वो सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी कन्विक्ट को क्या है कि एक कोई जो है कोई कानून है, अब कोई एक कानून की 2 बार सजा नहीं दी जाती है। मान लो कोई अपराधी है ना, तो उसको क्या है एक कानून के तहत जो एक ही सजा मिलेगा, 2 सजा उसको नहीं आप प्रोवाइड कर दे सकते हैं, है ना। उसको आप कानून के तहत 2 बार सजा नहीं मिल सकता। तीसरा क्या है, कोई भी अपराधी हो उसको खुद के खिलाफ, है ना, उसको जो है स्वयं के खिलाफ आप नहीं उकसा सकते, उससे मैंने जबरन वसूली नहीं कर सकते, क्या सॉरी वसूली कहना गलत है, उसे मैंने जबरन जो है उसके खिलाफ सबूत देने को नहीं कर सकते। किसी अपराधी से आप क्या है कन्विक्ट से फोर्सफुली जो है उसके अगेंस्ट जो है खुद जो ये नहीं कर सकते कि तुम दोषी हो, है ना, तो ऐसा फोर्सफुली आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें था 3 हमारा प्रोविजन है। कोई पहले के कानून के लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी, है ना। एक कानून को क्या है किसी को भी एक कानून के लिए या एक कोई कानून का उल्लंघन करता है उसको एक कानून के लिए 2 बार आप सजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी भी अपराधी को आप जो है उसके अपराध को खुद से कबूलने की बात नहीं कर सकते, जबरन उससे कबूला, है ना, नहीं कबूल सकता वो। इसके बाद हमारा आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, है ना। अभी आर्टिकल 21 क्या था हमारा, कहीं ना कहीं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है ना। आर्टिकल 1 के तहत है ना आप जा सकते हैं ना विदेश वगैरह, तो क्या होता है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है ना। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, हमारे यहाँ है ना देखो कुछ है ना विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें और जो कुछ बातें हैं क्या है, जैसे प्रतिष्ठा के साथ में किसी को क्या है जीने का अधिकार है उसका, है ना, निजी प्राइवेसी का मामला है उसको, है ना। तो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे देखोगे ना व्यक्ति को क्या है उसकी इच्छा के अनुसार जो है ऐसे जो है नहीं मार सकते, है ना, वैसा कुछ उसकी इच्छा के अनुसार जो है जब तक डॉक्टर या फिर बिल्कुल वैसा ना हो जाए, तो है ना कुछ को मारा भी जाता है ना, क्योंकि जो है उसका पूरा जीवन जो है उस ढंग से हो जाता है संकट में,
जिसको ज्यादा दिन तक जीवित रखना जो है सही नहीं होता है। तो ऐसे भी मामले हैं हमारे पास। तो प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है ना, पर्यावरण की सुरक्षा करने का अधिकार है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाना चाहते हैं। शिक्षा का अधिकार ऑलरेडी हम लोग जान भी चुके हैं, है ना, अनुच्छेद 21A के तहत, है ना, आर्टिकल 21A के तहत क्या हो गया था, है ना, इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था, है ना, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21A के तहत क्या हो गया है, मौलिक अधिकार। और डीपीएसपी जो हमारा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, इसमें आर्टिकल 45 डील करते हैं हमारा, है ना, 14 वर्ष के बच्चों को क्या होना चाहिए, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14। फिर हमारा जो ड्यूटी है ना, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में भी क्या हमारा 51 का एक कॉमन का में, है ना, बात कही गई है ना, ये 86वां संविधान संशोधन, है ना, क्या किया गया, नागरिक का कर्तव्य है कि वो क्या करे, 6 से 14 साल तक के जो भी अभिभावक हैं, उसके प्रतिपालक हैं, उसे शिक्षा मुहैया करा, अच्छी शिक्षा प्रदान करें। समझ गए? तो ये था हमारा आर्टिकल 21। कहीं ना कहीं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है। यदि शिक्षा का अधिकार का बात किया जाए तो, है ना, आपको ये ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार देखो कहाँ कहाँ पे है, फंडामेंटल राइट्स में भी बात की गई शिक्षा का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में शिक्षा का अधिकार से, आर्टिकल 21A, है ना, इसमें शिक्षा का अधिकार। डीपीएसपी में भी किया गया है शिक्षा के बाद, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 45। जो हमारा जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसमें भी क्या क्या किया गया है, ड्यूटी में भी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात की गई है क्या, शिक्षा की बात की। कौन सा आर्टिकल डील करता है, 51 का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है क्या है वो, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 22, है ना। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है क्या है वो है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में क्या है हमारा, और तो ये निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, आप है ना, हमें क्या करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, है ना, रोकता है ना। जैसे आर्टिकल 20 जो हमारा आर्टिकल 20 है, उसमें क्या बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद उसे क्या कदम उठाने चाहिए, है ना। आर्टिकल 20 में ये ना कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके बाद उसे क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन वही आर्टिकल 22 क्या है, यह बताया गया है कि गिरफ्तारी से पहले क्या सुरक्षा है आपके पास, है ना, यानी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उससे पहले जो है आपके पास क्या सुरक्षा है ना, उन चीजों को कौन डील करते हैं, तो आर्टिकल 22, है ना। तो ये दंड विषयक है, सजा देने वाला, है ना, और निवारक मैंने बचाना दंड विषयक से बेहतर है ना। तो अनुच्छेद आर्टिकल 22 के क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, उसके ना दो भाग हैं, आर्टिकल 22 के दो भाग हैं। कौन सा, एक तो साधारण कानूनी मामला से संबंधित है, और एक जो है डिटेंशन से संबंधित है, हमारा है निवारक जो हिरासत मामले में, है ना, उससे संबंधित है, डिटेंशन संबंधी है ना। तो पहले में क्या होता है, जैसे कि साधारण जो कानूनी जो मामले से संबंधित है, तो विदेशी और निवारक हिरासत वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है ना। जो क्या है, जो पहला जो साधारण कानून से संबंधित मामला है, इसमें कोई जो है फॉरेनर, है ना, जो कोई यदि फॉरेनर है या फिर क्या है कोई डिटेन व्यक्ति है, डिटेंशन में है, तो उसके लिए नहीं है ना, जिसे डिटेन किया गया है। इस पे है क्या, पहला में इसमें क्या बात करता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति जान सकता है, उसको पूछने का अधिकार है कि किस आधार पे आप जो है मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तारी का कारण क्या है, ठीक है। या फिर गिरफ्तार होने का आधार पर सूचना का अधिकार, है ना, वो मांगता है कि आप मुझे सूचना दीजिए किस कारण से आप मुझे। दूसरा जो अधिकार है उसे वकील से बात करने का अधिकार है ना।
कि मैं अपने वकील से बात करूंगा। उसके बाद क्या है, आप इसमें ना जो दंडाधिकारी के सामने यानी जो न्यायाधीश होगा, यदि उसको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर है, 24 घंटे के अंदर क्या है, उसे उस व्यक्ति को वहां पे पेश करने का अधिकार है ना। उसके यदि वो दोषी पाया जाता है तभी जो है उसके अगेंस्ट आगे जो है कार्रवाई की जाएगी, है, अन्यथा उसे वहां से रिहा किया जाएगा। ठीक है। यदि 24 घंटे के अंदर वो नहीं वहां पे प्रस्तुत होता है तो उसे क्या है, रिहा करने का अधिकार होता है। लेकिन हाँ, अब ऐसा जगह मान लो कि जहाँ पे कोर्ट नहीं है, वहां पे जाने में देर लग सकती है ना। तो जहाँ कोर्ट ने गिरफ्तारी करने का ऑर्डर दिया हो, है ना, या फिर जब जो अधिकारी है गिरफ्तारी होता है, जैसे आयकर न देने पर गिरफ्तारी हो, तो ऐसे मामलों में ये नहीं है ना। दूसरा हमारा जो दूसरा भाग जो है नागरिक और विदेशियों के लिए जो उपलब्ध है, जो क्या है, जो ऐसे जो है व्यक्ति जो दंड विषयक के अंतर्गत गिरफ्तार हुए हैं, नागरिक के लिए भी है और फॉरेनर के लिए भी है। यदि उन पर कुछ ऐसा दंड विषयक है यानी क्रिमिनल मामला है, यदि वो गिरफ्तार किए गए हैं, तो उसमें क्या होता है, वहां भी ना 3 केस बनता है ना। वहां क्या हमारा वहां भी हमारा जो है 3 केस बनता है। अगर किसी पर संदेह हो, है ना, जैसे कि 3 महीने तक क्या है उसको डिटेन करके रख सकते हैं। यदि किसी पर संदेह हो, है ना, कि वो कोई जो है ऐसा जो है कानून के खिलाफ जो है क्रियाकलाप है उसका, तो 3 महीने तक क्या है उसे हिरासत में रखा जा सकता है। और उसके बाद जो सलाहकार बोर्ड से राय लेनी पड़ती है ना, बोर्ड के सदस्य जो होते हैं उच्च न्यायालय के अध्यक्ष वगैरह होते हैं। तो 3 महीने के अंदर क्या है, वो डिटेंशन बोर्ड, यदि उस व्यक्ति को लिया गया है संदेह के आधार पर डिटेन किया गया है, तो यदि बोर्ड के मेंबर जो है, बोर्ड यदि फैसला देता है तभी उसे रखा जा सकता है, अन्यथा उसे छोड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन जिसे गिरफ्तार किया है उसको बताना है क्यों गिरफ्तार किया गया तुम्हें। ठीक है। और व्यक्ति को अधिकार है केवल खुद को निर्दोष साबित कर सके, है ना, उसे अधिकार दिया जाता है केवल खुद को निर्दोष साबित कर सके। क्लियर। अनुच्छेद जो 22 है ना, जो संसद को कहता है कि अगर वह 3 माह से अधिक किसी व्यक्ति को यदि सलाहकार बोर्ड की आज्ञा के बिना रखता है, तो ये परिस्थिति बतलाना होगा आपको, है ना, किस कारण से जो है किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा डिटेन करके रखे हुए हैं, है ना। आर्टिकल 44 है ना, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो 44वां जो संशोधन जो हुआ था हमारे संविधान में, है ना, 3 माह की अवधि बिना सलाहकार बोर्ड के घटाकर 2 माह कर दी गई थी। हालांकि ये प्रयोग में नहीं आ सका, है ना। जो 3 माह की जो डिटेंशन की अवधि थी उसे 2 माह किया गया था, लेकिन ये क्या हुआ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, व्यवहार में ऐसा नहीं है ना, नहीं आ सका। इसमें जो निवारक के जो मामले भी है ना डिटेंशन के, वो संसद जो हमारा पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसमें बांटा गया है। जैसे संसद क्या है, संसद डिटेन करता है, जैसे रक्षा मामला हो गया, है ना, या विदेश मामला हो गया, भारत की सुरक्षा के संबंधी है, तब जो है वो डिटेन करेगा। और संसद और विधानमंडल के पास जो है ना वस्तुओं की जैसे आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की सुरक्षा के मामले आदि, है ना। तो ये सब तो कॉमन मामले हैं, है ना। तो आर्टिकल 22 आपने देख लिया। अब जो बात होगी हमारे आर्टिकल 23 के ऊपर, आर्टिकल 23, हाँ, आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 23 क्या बात करते हैं हमसे, ये ना शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है ना, क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, हाँ, किसी का क्या आप शोषण नहीं कर सकते, एक्सप्लॉयटेशन, है ना। शोषण कैसे शोषण हो सकता है, बोलो। अब मानव का क्या होता है, व्यापार के लिए, है ना, जैसा होता था ना पहले भी होता है ना, किसी को मान लो बंधुआ मजदूर टाइप से बहुत ज्यादा कटा रहे हो और जो है एक उचित जो मूल्य है, जो वेज है उसको नहीं देना, है ना, बलात् श्रम जो है ना, और विदेशी नागरिकों पे भी लागू होते हैं।
इसमें मानव के साथ है ना बच्चों द्वारा फिर जो क्या है आप जो है उसको श्रमिक बनाए हुए हो, व्यक्तियों के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करता है ना। जैसे किसी का कोई मानव जो है, किसी मानव का चाहे वो कहे ना, यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, शोषित है, तो उसका जो क्या है आप दोहन नहीं कर सकते, उसको उसका शोषण नहीं कर सकते। अब इसमें जो मानव जो दुर्व्यापार में शामिल किया है, और पुरुष महिला है ना, तो सामान खरीद बिक्री जो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे होगा महिलाओं की बिक्री की जाती है, बच्चों की बिक्री की जाती है, तो ऐसा बिल्कुल प्रतिबंधित है। महिलाओं और बच्चों से अनैतिक व्यवहार अब नहीं कर सकते हैं, है ना। तो किसी को क्या है आप नौकरानी, देवदासी या फिर दास बना करके नहीं रख सकते। जैसे बंधुआ मजदूरी अधिनियम आया था हमारे यहाँ, है ना। तो जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम आया था, कब आया था हमारे यहाँ? 1975 में। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1975 में आ गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया हमारा है ना 1948 में, है ना। जो ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में, पारिश्रमिक अधिनियम था, है ना। तो ऐसे ऐसे अधिनियम बन गए, है ना, ताकि शोषण को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि अगर राज्य चाहे, है ना, स्टेट चाहे सेना सेवा ले सकता है ना, वो चाहे तो वेतन दे या ना दे, भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। ऐसा नहीं कि SC ST से सेवा ले बाकियों से नहीं ले, है ना। तो क्योंकि जब मान लो देश हित की बात हो, स्टेट हित की बात हो, तो है ना, तो ये राज्य की जिम्मेवारी है, वो सेवा ले सकता है आपसे, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है हमारा? आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि जो कारखाने आती है ना, कुछ ऐसे कारखाने हैं ना जहाँ पे क्या है बालकों के नियोजन का निषेध करता है, यानी बालक को वहां पे, बच्चों को जो है नहीं रखा जा सकता है ना, बच्चों से काम वहां पे बिल्कुल नहीं लेना है ना। बाल श्रम आपको पता ही है कि बाल श्रम संशोधन जो है 2016 में आया, है ना। और ये जो पहले जो था 1986 का संशोधन, उसको संशोधित किया गया। तो बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर जो एक्ट है हमारा, चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट जो है बाल श्रम संशोधन 2016, है ना। ये तो 1986 में जो कानून बना था उसको क्या किया गया, अमेंड किया गया, संशोधित किया गया। और 14 साल से कम के बच्चों से अब क्या है कि कार्य नहीं ले सकते, है ना। 14 से 18 वर्ष तक इसको अब कर दिया गया है ना। 2016 में क्या किया गया था, 14 से 18 वर्ष, और इसमें जुर्माना भी है ना, 2 वर्ष का कैद है ना, 1 से 3 वर्ष की वो सजा हो सकती है आपको, 5,000 का जुर्माना भी है इस पे, ठीक है। तो 14 साल से कम के बच्चों को किसी पटाखे की फैक्ट्री, रेलवे वगैरह में क्या है काम आप नहीं करा सकते, है ना। बच्चों को आपको काम नहीं कराना है ऐसे जहां पे उनके लिए खतरा हो। उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस पे 1996 में क्या है निर्देश भी दे चुका है ना, कि यदि ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी कंपनी है, यदि बच्चों को इन सारी चीजों में यदि वो एज ए कामगार के रूप में नियुक्त कर रहा, तो प्रति बच्चा जो है उसे, प्रति चाइल्ड जो है उसे, चिल्ड्रन से 20,000 रुपए का जुर्माना, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है 2005 के तहत देनी होगी। इसी के तहत राज्य और राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया, बच्चों के लिए भी कोड बनाया है ना। सॉरी, यहां तक क्या हो कि 2006 में जो क्या था, सरकार ने जो घरेलू नौकर के रूप में बच्चे कार्य करते थे, या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकान वगैरह में, चाय की दुकान आदि में, वहां पे भी रोक लगा दिया था, है ना। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वाले के विरुद्ध क्या है दंडात्मक कार्रवाई। तो ये सारी चीजें थी 2016 में, से 14 से 18 वर्ष कर दिया गया, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और चूंकि मुझे लगता है वीडियो अब ज्यादा लंबा न खींचिए, तो नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 25, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है ना। अनुच्छेद 26, है ना, उनका धार्मिक जो संस्थाओं का स्थापना, उनका पोषण कैसे करना है
हम तो 25 से जो बाकी जो नेक्स्ट जो है ना आर्टिकल्स हम कल देखेंगे। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन चीजों को समझें, है ना, क्योंकि ज्यादा लंबा जो है वीडियो बनाना सही नहीं है, क्योंकि वीडियो शॉर्ट हो, कम चीजें हो और जितनी बेहतर ढंग से समझेगा। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।